हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉग्निशन। और कॉग्निशन का मतलब होता है जो भी मेंटल प्रोसेसेस होते हैं हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में जो प्रोसेसेस चलते रहते हैं उनको कॉग्निशन बोलते हैं। जिसके अंदर थिंकिंग आ जाता है, रीजनिंग आता है, डिसीजन मेकिंग आता है। तो जो भी हम हमारे मेंटल प्रोसेसेस करते हैं माइंड के अंदर, उस सबको हम कॉग्निशन बोलते हैं। तो उसको एक साथ एक वर्ड दिया गया है, कॉग्निशन। तो कॉग्निशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कॉग्निशन में थिंकिंग आएगा, क्योंकि ये एक सबसे मेजर पार्ट है हमारे कॉग्निशन का। सबसे ज़्यादा टाइम हमारा कॉग्निशन में थिंकिंग चलती है। बेशक हम कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, चाहे हम कोई रीजनिंग कर रहे हैं, हर चीज़ में हम थिंकिंग करते हैं। तो थिंकिंग एक बहुत बड़ा फंक्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग का और रीजनिंग का और कॉग्निशन का। तो थिंकिंग हमेशा ही करते रहते हैं हम लोग। ऐसा तो नहीं है कि कभी ऐसा हुआ है कि अभी आपको लगता है कि आपका माइंड जो है वो थिंकिंग से ऑफ है, मतलब आप उस टाइम थिंकिंग ना कर रहे हो। मतलब अभी आप भले थिंकिंग नहीं कर रहे हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, पर स्टिल यू आर थिंकिंग। आप सोच रहे हो कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपके माइंड में चल रहा है। तो थिंकिंग अभी भी चल रही है कंटिन्यूसली। और थिंकिंग के बीच में हमारे थॉट्स बहुत बारी चेंज होते हैं। कभी कुछ थॉट्स आते हैं, कभी कुछ आते हैं। कंटिन्यूसली हम एक ही चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं, हमारे थॉट्स बदलते रहते हैं। हर नई नई चीज़ों के बारे में थॉट्स आते हैं। तो थॉट्स के बारे में ज़्यादा पढ़ना है हमें यहाँ पे। थॉट्स के 3 एलिमेंट्स पढ़ेंगे। पहला एलिमेंट है कॉन्सेप्ट, दूसरा प्रोपोजिशन, तीसरा इमेजेस। तो कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे कोई कैटेगरीज होती है हमारे माइंड में किसी चीज़ की। जैसे हम जो चीज़ों को भी हम जानते हैं, जो भी नॉलेज है हमारी, हमारे वर्ल्ड से रिलेटेड जहाँ पे भी हम रहते हैं, उसके कुछ कैटेगरीज हमारे माइंड में बनी हुई है। जैसे सपोज यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। अगर आपको कोई पूछे कि स्काई स्क्रेपर और एक हट, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, और एक होम है जैसे कंट्री होम, जैसे शहरों में जो घर होते हैं। स्काई स्क्रेपर यानी कि जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, और जो हट होते हैं, जो जो गांव में हमने देखे हैं, उन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है। तो आपको एकदम से ध्यान में आएगा कि वो तीनों ही जो हैं वो एक तरीके से रहने की जगहें हैं, वो बिल्डिंग्स हैं। आपके माइंड में एकदम से ये चीज़ आ जाएगी कि वो बिल्डिंग है। तो ये जो हमारे माइंड में सडनली इन तीनों के बारे में सुन के कॉमन थॉट आ गया कि ये तो तीनों ऐसी जगह पे है जहाँ पे लोग अंदर रहते हैं। तो इसको हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मतलब चीज़ों के बारे में हमारे कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। ऐसे अगर कोई बोलता है आपको कि एक गाड़ी है फोर्ड, और एक स्पेस शटल है, और एक है एलिवेटर है, लिफ्ट है, उन तीनों में क्या कॉमन है? तो आप थोड़ा देर सोचोगे, फिर आप ये सोचोगे कि गाड़ी और शटल तो दोनों चीज़ें ट्रैवल करने के लिए होती हैं, एलिवेटर इसमें क्या कर रहा है। फिर थोड़ा सा और सोचोगे आप, तो एलिवेटर भी एक तरीके से ट्रैवल करने के लिए ही होता है। थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन फाइनली आप इस कंक्लूजन पे आ सकते हो कि अगर कॉमन चीज़ बतानी है तो हम ये बोल सकते हैं कि तीनों चीज़ें व्हीकल्स हैं, तीनों में हम ट्रैवल करते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं हमारे माइंड में। चीज़ों की करेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड हो गया, या उनके यूटिलिटी के अकॉर्डिंग हमारे सबके ही माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट आर मेंटल कैटेगरीज फॉर ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस और आइडियाज दैट आर सिमिलर टू वन अनदर। तो जो चीज़ें आपस में सिमिलर है ना, जैसे अभी हमने देखा होम हो गया, स्काई स्क्रेपर हो गया और हट हो गया, ये तीनों चीज़ें सिमिलर हैं। तो इसके लिए हमारे माइंड में एक कैटेगरी बनी हुई है कि ये तीनों बिल्डिंग्स हैं। अगर आपको मैं पूछूं, और एक मैं एग्जांपल इजी सा दे देती हूँ। अगर मैं बोलूँ कि ये बताओ कि एक पेन और पेंसिल और एक स्केच पेन, तीनों में क्या सिमिलैरिटी है? तो आप बोलोगे वो तीनों ही चीज़ें लिखने के काम आती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बना है, क्योंकि उन तीनों ऑब्जेक्ट्स की सिमिलैरिटी है इतनी ज़्यादा कि उसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि वो राइटिंग मटेरियल है। तो कॉन्सेप्ट हमें चीज़ों को समझने में हेल्प करते हैं, हमारे आसपास की चीज़ों को समझने में। और कई बार ऐसा होता है कि कभी हम नई चीज़ें भी हम हमारे सामने आती है जिनके बारे में हमने कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है। तो हम उसको पुरानी चीज़ों के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं। आपने कोई नई चीज़ ऐसे देखी जिसके बारे में आपने कभी नहीं देखा, तो आपके माइंड में जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, आप सबके साथ टैली करके देखोगे कि ये क्या चीज़ है, ये क्या। कोई चीज़ पड़ी है आपके सामने छोटी सी, आप सोचोगे क्या पेन है, पेन ड्राइव है, क्या चीज़ है ये? देखने में पेन ड्राइव लग रही है लेकिन पेन ड्राइव है नहीं, क्या ये पेन है? तो आपने जो कॉन्सेप्ट जो बने हैं माइंड में ना, आप उनके अंदर ही ढूंढोगे। उसी के अंदर आप एक ऐसा कॉन्सेप्ट ढूंढोगे, ऐसी फाइल ढूंढोगे कि आपको लगे कि कुछ तो मिल रहा है इससे, ताकि आपको समझ में आए अच्छा ये चीज़ ये है। मे बी उसके यूज़ से आपको पता चलेगा, मे बी उसकी शेप से आपको पता चलेगा।
तो कॉन्सेप्ट जो हमारे माइंड में बनते रहते हैं वो इसीलिए हमको इजीली हेल्प करते हैं चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में, जब भी हम कोई नई चीज़ ढूंढते हैं। यहाँ जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, आपके फ्रेंड ने आपको बोला है जिप ड्राइव में कोई फाइल भेजने के लिए, आपने ये वर्ड कभी नहीं सुना हुआ जिप ड्राइव, तो आप उसे पूछोगे कि मैंने हार्ड ड्राइव सुना हुआ है पर मैंने जिप ड्राइव नहीं सुना, जिप ड्राइव क्या होता है? वो आपको समझाएगा कि जिप ड्राइव में आप बहुत सारी बड़ी फाइल्स को कॉम्पैक्ट करके एक छोटी फाइल के उसमें चेंज कर देते हो, उसमें साइज कम होता है, इजीली ट्रांसफर हो जाती है। तो अब आपके माइंड में हार्ड ड्राइव का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बना हुआ है, जिप ड्राइव आपके लिए नया है। तो आप क्या करोगे, वो जिप ड्राइव का कॉन्सेप्ट हार्ड ड्राइव से मैच करके समझोगे, अच्छा ये उसी तरीके से है लेकिन इसमें थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है, क्योंकि आपका बेस बना हुआ है। तो आपको नई चीज़ समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो कॉन्सेप्ट एक तरीके से वही काम करता है, आपका बेस तैयार है अगर, तो आपको उसमें नई चीज़ ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें दो टाइप के कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल। आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके बहुत स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन होते हैं। जैसे आपने स्कूल में पढ़ा कि स्क्वायर क्या होता है, जिसके चारों साइड्स इक्वल होने चाहिए, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए चारों तरफ। ये आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है, इसके स्ट्रिक्ट रूल है, अगर एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा तो वो स्क्वायर नहीं होगा, एक भी साइड लंबी छोटी हो गई तो वो स्क्वायर में नहीं आएगा। तो ये आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है जिसको क्लियरली एक रूल के अकॉर्डिंग उसमें आपको गैस नहीं करना पड़ता। आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट में आप गैस नहीं करते हो या आप मैच करके नहीं देखते हो कि किससे मैच हो रहा है, उसके आपको रूल के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ता है कि जो चीज़ रूल में फिट हो रही है वो उसमें आएगी। यहाँ जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे टमाटो है, टमाटो का पूछा जाए कि ये फ्रूट है या वेजिटेबल है, कुछ लोग बोलेंगे वेजिटेबल है, कुछ लोग बोलेंगे फ्रूट है। लेकिन जो बॉटनिस्ट होते हैं उनको पता है क्लियरली क्या रूल रेगुलेशन होते हैं किसी भी चीज़ को वेजिटेबल की कैटेगरी में डालने के लिए। और टमाटो में वो चीज़ें नहीं है, टमाटो में सीड्स हैं, वो फ्रूट की तरह दिखता है तो वो उसको फ्रूट बोलते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू रूल्स वो उसको क्लासीफाई करते हैं कि वो फ्रूट में आता है। तो ये हो गया आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट। लेकिन नेचुरल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, नेचुरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो जिसके कोई फिक्स रूल नहीं होते हैं, आप उसको गेस वर्क करके उसको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में डाल देते हो। मतलब आपको वो एक्चुअली एक्सपीरियंस से समझ में आता है, नेचुरल कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस से समझ में आते हैं, उसके कोई डेफिनेट फीचर्स नहीं होते हैं। तो जैसे यहाँ पे कुछ वो दिए हुए हैं क्वेश्चंस, कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इज चेस अ स्पोर्ट, क्या आप चेस को स्पोर्ट में डालोगे? इज पिकल अ वेजिटेबल, क्या आप पिकल अचार को वेजिटेबल्स में डालोगे? इज साइकोलॉजिस्ट अ साइंटिस्ट, क्या हम साइकोलॉजिस्ट को साइंटिस्ट बोल सकते हैं? इज समवन हु हेल्प्स अ टर्मिनली इल पर्सन कमिट सुसाइड अ मर्डरर, मतलब कोई बीमार है उसको सुसाइड करने में अगर कोई हेल्प करता है तो क्या वो मर्डरर हो जाएगा जिसने उसकी सुसाइड में हेल्प करी? वो तो उसके भले के लिए करना चाह रहा था क्योंकि वो बहुत बीमार था, वो पर्सन जो सुसाइड करना चाहता था। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसके डेफिनेट रूल नहीं है, इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि लेफ्ट होगा तो ऐसे, राइट होगा तो ऐसे। अब स्पोर्ट्स की बात हो रही है, चाहे वेजिटेबल की बात हो रही है, साइंस की बात हो रही है, आप क्या करोगे, आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट पहले से बने हुए हैं ना इनके, आप उनके बारे में सोचोगे। और कई बार क्या होता है, हम प्रोटोटाइप्स की हेल्प लेते हैं। और एक यहाँ नया वर्ड आपके लिए आ गया, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप आर दी बेस्ट एंड क्लियरेस्ट एग्जाम्पल्स, किसी भी चीज़ के बेस्ट एग्जाम्पल को हम प्रोटोटाइप कहते हैं। तो प्रोटोटाइप का हेल्प लेते हैं हम वहाँ पे जहाँ पे नेचुरल कॉन्सेप्ट्स की बात होती है, जहाँ पे हम रूल्स नहीं फॉलो करते हैं, वहाँ पे हम प्रोटोटाइप ढूंढते हैं कि उससे मैचिंग बेस्ट एग्जाम्पल हमने कौन सा देखा है। प्रोटोटाइप emerge from our experience with the external world, and new items that might potentially fit within this their category are compared with them. प्रोटोटाइप कैसे बनते हैं? प्रोटोटाइप बनते हैं हमारे एक्सपीरियंस से। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कार का प्रोटोटाइप क्या होता है, तो कार का प्रोटोटाइप आप सारे एक्सपीरियंस से बोलोगे कि भाई जिसके 4 टायर्स होते हैं और जिसमें स्टेयरिंग व्हील होता है, वो कार का एक प्रोटोटाइप होता है। अब वो कार कोई भी हो सकती है, बहुत लंबी कार, छोटी कार, एसी कार, विदाउट एसी कार, ऑटोमेटिक कार, मैनुअल कार, कोई भी हो, लेकिन एक प्रोटोटाइप क्या होगा कि उसके 4 टायर्स होने चाहिए, स्टेयरिंग व्हील होना चाहिए। तो प्रोटोटाइप क्या है? बेस्ट क्लियर एग्जाम्पल है किसी चीज़ का। तो ऐसी चीज़ों में, नेचुरल कॉन्सेप्ट में हम प्रोटोटाइप की हेल्प लेते हैं जहाँ हमें क्लियर रूल्स नहीं होते हैं उसमें, लेकिन हम सोचते हैं कि क्या ये प्रोटोटाइप से मैच कर रहा है।
The more attributes new items share with an existing prototype, the more likely they are to be included. तो जिस चीज़ का ज़्यादा एट्रीब्यूट्स मैच करेंगे हमारे प्रोटोटाइप से, वो उसकी कैटेगरी में आ जाएगा. जैसे एग्जांपल लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग नेचुरल कॉन्सेप्ट, क्लोथिंग एंड आर्ट. इन्होंने एक ये कॉन्सेप्ट लिया, क्लोथिंग, ठीक है, कपड़ा, या फिर आर्ट. आर्ट सबको पता है आर्ट क्या होता है. तो क्लोथिंग में क्या होता है, मोस्ट पीपल थिंक ऑफ आइटम्स लाइक शर्ट, पैंट. अगर क्लोथिंग का प्रोटोटाइप आपसे पूछा जाए तो आपके माइंड में क्या आता है? आपके माइंड में शर्ट आती है, पैंट आती है, फुटवेयर भी आ सकता है, जैसे शूज़ भी हो सकते हैं क्लोथिंग में, स्कार्फ भी हो सकता है, क्लोथिंग में सब कुछ आ जाता है. और अगर हम आर्ट की बात करें तो आर्ट में क्या आता है, किसी की ड्राइंग या किसी की पेंटिंग या किसी का बनाया हुआ स्कल्पचर, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती है. लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि क्लोथिंग की बात हो और आपके माइंड में वेट सूट आए, या मिंक के कोट्स आए, या कोट ऑफ आर्मर, इस तरह की चीज़ें आए? क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये उनका बेस्ट प्रोटोटाइप नहीं है. बेस्ट प्रोटोटाइप वो होता है जो बहुत कॉमनली आपके माइंड में आ जाता है. वेजिटेबल की बात करते हैं, आपके माइंड में क्या चीज़ आती है सबसे पहले? या अनियन आएगा या पोटैटो आएगा. तो ये बेस्ट प्रोटोटाइप हो जाते हैं जो आपके माइंड में पहले आ रहे हैं. ऐसे अगर आर्ट की बात कर रहे हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, तो ठीक है, क्या आपके माइंड में ये आता है जो डिज्नी वर्ल्ड में लाइट शो में आर्ट वर्क लगा होता है? वो नहीं आता ना आपके माइंड में. तो प्रोटोटाइप क्या होते हैं? जो बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं, जो सबसे पहले माइंड में आते हैं जब किसी चीज़ की बात हो. नेचुरल कॉन्सेप्ट उसी से बने होते हैं. In determining whether a specific term fits within a natural concept, then we seem to adopt a probabilistic strategy. The more similar an object or event is to others already in the category, especially to the prototype or category, the more likely we are to include the new item within the concept. तो natural concept के केस में हम जो नई चीज़ है उसको हम प्रोटोटाइप से मैच करके देखते हैं, और जो हमें लगता है कि हमारे प्रोटोटाइप से मैच हो रहा है उसको हम उस कैटेगरी में डाल देते हैं. अब जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल था कि साइकोलॉजिस्ट क्या साइंटिस्ट होता है, तो आप पहले ये सोचोगे कि साइंटिस्ट का प्रोटोटाइप क्या होता है. साइंटिस्ट हमेशा न्यू डिस्कवरीज करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं. क्या साइकोलॉजिस्ट ऐसे करते हैं? साइकोलॉजिस्ट भी ऐसे करते हैं, वो भी रिसर्च करते हैं, वो भी नई इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं. आपको काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ अगर मिल जाती हैं तो आप उसको साइंटिस्ट की कैटेगरी में डालोगे, अदरवाइज आप बोलोगे नहीं है. ठीक है, तो इस तरीके से हम नेचुरल कॉन्सेप्ट को प्रोटोटाइप से मैच करते हैं. कॉन्सेप्ट्स, हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड. कॉन्सेप्ट कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? कॉन्सेप्ट्स एग्जिस्ट इज ऑब्वियस, बट हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड, नो फॉर्म आंसर टू दिस क्वेश्चन एग्जिस्ट, बट सेवरल पॉसिबिलिटीज. बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, सच कोई फॉर्म आंसर नहीं है कह रहे हैं, बट एक पॉसिबिलिटी है कि वो किस तरीके से हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते होंगे. पहला ये कह रहे हैं, जैसे कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे माइंड में एक फीचर्स और एट्रीब्यूट्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं. मतलब किसी चीज़ के फीचर्स, जैसे हमने ऊपर अभी एग्जांपल समझा था कि उसके फीचर्स किसी से मैच अगर कर रहे हैं, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में स्टोर्ड होते हैं कि किसी चीज़ के फीचर्स कैसे हैं. और वी एनकाउंटर, जब हम नई कोई चीज़ देखते हैं तो हम उसके फीचर्स के साथ उसको मैच करने की कोशिश करते हैं. सेकेंड पॉसिबिलिटी ये कह रहे हैं कि हो सकता है विजुअल इमेजेस की तरह प्रेजेंट हो, जिसको हम मेंटल इमेजेस कह सकते हो या मेंटल पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो. तो व्हेन कंसिडरिंग वेदर चेस इज अ स्पोर्ट, डिड यू कंजूर अप द इमेज ऑफ टू प्लेयर्स बेंडिंग इंटेंटली ओवर द बोर्ड. अब ये बहुत अच्छा इन्होंने एग्जांपल दिया है. जैसे कि आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था कि क्या चेस एक स्पोर्ट है, उसको सोचने के लिए आपके माइंड में एकदम से उसकी इमेज आई होगी कि दो लोग बैठे हैं और बीच में चेस का बोर्ड पड़ा हुआ है. तो उस केस में हम विजुअल इमेजेस को यूज़ कर रहे हैं. तो इसका मतलब है कॉन्सेप्ट एक विजुअल इमेज की तरह भी हमारे माइंड में सेट होता है. तो विजुअल इमेजेस भी हो सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं. और तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और इम्पॉर्टेंट वर्ड है स्कीमास. स्कीमा की तरह हमारे माइंड में स्टोर होते हैं कॉन्सेप्ट. स्कीमा क्या होते हैं? स्कीमा भी मेंटल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं वर्ल्ड की. कॉग्निटिव फ्रेमवर्क दैट रिप्रेजेंट अ नॉलेज एंड अजम्पशंस, जो हमारी वर्ल्ड से रिलेटेड नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं उनको स्कीमास बोलते हैं. और स्कीमा भी एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही गेन होते हैं. Schemas, natural concepts are acquired through experience and also represent information about the world in efficient summary form. However, schemas appear to be more complex than concept. Each schema contains a broad range of information and may include a number of distinct concepts. आप ये सोच लो कि schemas में बहुत सारे अलग अलग concept mix होके होते हैं. जैसे आपका एक फ्रूट का एक कॉन्सेप्ट है,
तो फ्रूट एक कॉन्सेप्ट हो गया, वेजिटेबल एक कॉन्सेप्ट हो गया, स्पोर्ट्स एक कॉन्सेप्ट हो गया, गेम्स एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये सारे जब मिलते हैं तो एक स्कीमा बनता है। तो अलग अलग कैटेगरीज को मिला के, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो हमने एक दूसरी बुक में भी पढ़ा था जब इसके बारे में हम बात कर रहे थे, एक वीडियो में मैंने और डिस्कस किया हुआ है, उसमें हमने क्या एग्जांपल डिस्कस किया था कि जैसे अगर हम एनिमल के स्कीमा की बात करें, तो एनिमल को आगे ब्रॉड डिवाइड करें तो दो कैटेगरी उसमें बन जाती है, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। फिर उसको और डिवाइड करें तो उसमें और कैटेगरीज आ जाती है, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। तो ये स्कीमा है, लेकिन उसके अंदर जो कैटेगरीज डिवाइड होती जा रही है वो कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला के एक स्कीमा बना हुआ है, जिसको हमने नाम दे दिया एनिमल्स। तो स्कीमा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ईच ऑफ अस पोजेस सेल्फ स्कीमा, हमारे अपने को लेके भी तो एक स्कीमा बना हुआ है। हमसे कोई पूछता है हमारे बारे में तो हम अपने ट्रेड्स के बारे में उसे बताते हैं, आदतों के बारे में, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस बताते हैं। तो ये सारे स्कीमाज हैं जो हमने अपने बारे में बना रखे हैं, और इसी के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, हमारी इंटेलिजेंस, हमारा अट्रैक्टिवनेस, हमारी हेल्थ। तो मतलब आप ये समझ लो कि स्कीमा को अगर हम टुकड़ों में तोड़ें तो कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं, और कॉन्सेप्ट्स क्या होती हैं, कैटेगरीज होती हैं। तो स्कीमा, कॉन्सेप्ट स्टोर करने का ही एक तरीका है स्कीमा भी। तो यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। नेक्स्ट जो प्रोपोजिशन है, जो थॉट का एक दूसरा एलिमेंट है प्रोपोजिशन, उसको देख लेते हैं। उसका क्या मतलब होता है। थिंकिंग इज नॉट अ पैसिव प्रोसेस, इज ऑल इन्वॉल्व्स एक्टिव मैनिपुलेशन ऑफ इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। थिंकिंग में क्या होता है कि हम ऐसा नहीं है कि थिंकिंग बहुत पैसिव है। पैसिव मतलब आप खाली बैठ के सोच रहे हो, आपका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होते हो उसके अंदर, आप चीज़ें मैनिपुलेट करते हो। जब आप सोचते हो तो आपके अंदर ही अंदर मेंटली बहुत सारे कॉन्सेप्ट की मैनिपुलेशन चल रही होती है। आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो, थिंकिंग में एक्टिव होते हो। So because we possess highly developed language skills, these cognitive actions take form of propositions. Propositions क्या है? Sentences that relate one concept to another and that can stand as a separate assertion. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लिया, पॉलिटिशियंस आर ऑफन सेल्फ सर्विंग, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, फ्रोजन योगर्ट इज नॉट एज स्वीट एज आइसक्रीम। अब यहाँ पे हम कितने सारे स्कीमास का और कितने सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज कर रहे हैं। ये प्रोपोजिशंस है जिनको हम सेंटेंस के फॉर्म में बोल सकते हैं। जो हमारे थॉट्स होते हैं, जब हम उनको सेंटेंस के फॉर्म में बोल पाएं या किसी को हम अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर पाएं, तो एक तरीके से वो हमारे प्रोपोजिशंस होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि पॉलिटिशियन एक अलग से कॉन्सेप्ट है। हमें पता है पॉलिटिशियन एक कैटेगरी है, उसमें किस तरह के लोग होते हैं, उनके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सेल्फ सर्विंग का क्या मतलब होता है, ये अलग एक कॉन्सेप्ट है। बुक अलग कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग अलग कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही फ्रोजन, योगर्ट, स्वीट, ये सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हमने क्या किया, हमने इन सब कॉन्सेप्ट्स को जोड़ दिया एक साथ। पॉलिटिशियंस को सेल्फ सर्विंग के साथ जोड़ दिया, इंटरेस्टिंग को बुक के साथ जोड़ दिया, योगर्ट को स्वीट आइसक्रीम के साथ जोड़ दिया। तो इस तरीके से जब हम अपने इमोशंस को या अपने थॉट्स को, इमोशंस तो नहीं कहेंगे पर थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम दो कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे हाईली डेवलप्ड लैंग्वेज स्किल्स हैं। ये हम ही कर सकते हैं, सिर्फ ह्यूमंस ही कर सकते हैं, एनिमल्स नहीं। हर तरह का एनिमल ये चीज़ नहीं कर सकता है, सिर्फ ह्यूमंस जो है वो ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास हाईली डेवलप्ड लैंग्वेज स्किल्स हैं। तो वो अपने थॉट्स को, कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ के उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसी चीज़ को हम बोलते हैं प्रपोजिशन। तो ये तो दो एलिमेंट हो गए जो हमने ऊपर थॉट्स के बारे में पढ़ने शुरू किए। पहला हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट, दूसरा हमने पढ़ा प्रोपोजिशन, जो कि होता है रिलेशन बिटवीन कॉन्सेप्ट। और तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है इमेजेस। इमेजेस यानी हमारी मेंटल पिक्चर क्या है पूरे वर्ल्ड को लेके। तो हमारे माइंड में जो इमेजेस हैं, जैसे यहाँ पे फ्लैग के बारे में बात किया हुआ है, तो फ्लैग क्या है, किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से, बोट क्या चीज़ है, हमारे सबके माइंड में उन सबकी इमेजेस बनी हुई है चीज़ों की। अब जहाँ जहाँ जाते हो, जो चीज़ें आप देखते हो अपनी लाइफ में, जितनी भी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी हैं, उन सब की इमेजेस बनी हुई हैं आपके माइंड में। आप कॉलेज गए थे, आपसे कोई पूछा जाए कि आप अपने कॉलेज का
या फिर अगर आप स्कूल में हो तो आप अपने स्कूल का एक मेंटल इमेज अपने माइंड में बनाओ। फिर आपको बोला जाए कि आप अपने स्कूल के फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर के कॉरिडोर में जाओ, तो आप उसको पूरा अपने माइंड में स्कैन करके पूरी इमेज आप देख सकते हो। ऐसे तो नहीं है कि आप डायरेक्टली जंप कर जाते हो कि आप अपने इमेजिन किया फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो, आप डायरेक्टली नीचे आ गए ग्राउंड फ्लोर पे। आप प्रॉपरली पूरा प्लेस को स्कैन करते हो, प्रॉपर स्टेयर्स की तरफ जाते हो, स्टेयर्स से नीचे अपने माइंड में पूरा एक मेंटल इमेज आप बना सकते हो। तो वो इमेजेस जो बनती हैं हमारे माइंड में, वो भी एक थॉट प्रोसेस का ही एलिमेंट है। थिंकिंग में भी हम इमेजेस का बहुत यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, participants were asked to imagine carrying either a cannonball or a balloon along a familiar route. Not surprisingly, the participants took longer to complete the imagination journey when carrying the heavy object. So perhaps we don't simply read visual images, we generate it. And if we did, participants in this study should have been able to move through the imagined routes, especially equally fast in both conditions. तो यहाँ जैसे बोल रहे हैं कि जब इन्होंने दो पार्टिसिपेंट्स को दो चीज़ें बोली इमेजिन करने के लिए। एक तो ये बोला है कि कोई एक पर्टिकुलर रूट है, जैसे आपका ऑफिस से घर तक है, वहाँ पे आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप बैलून कैरी करते हुए जा रहे हो। और दूसरे कंडीशन में इन्होंने बोला आप इमेजिन करो कि कैनन बॉल, मतलब एक बहुत भारी कैनन बॉल होती है ना बारूद वाली, वो उठा के आप जा रहे हो। तो दोनों केस में वहाँ अपनी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पहुँचने में जो टाइम लगा उनको, विजुअली इमेजिन कर रहे थे वो, तो जब वो कैनन बॉल लेके गए तो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा वहाँ तक पहुँचने में, जबकि वो एक्चुअली में नहीं जा रहे थे, वो इमेजिन कर रहे थे। फिर भी उन्होंने इमेजिनेशन में भी उनको ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि वो रियली फील कर रहे थे कि वो भारी चीज़ उठा के जा रहे हैं तो वहाँ पे लेट पहुँचेंगे, और जब वो बैलून लेके जा रहे थे वो जल्दी पहुँचे थे। तो इससे ये बता रहे हैं कि हम अपनी इमेजेस में भी एक्चुअली बिल्कुल रियलिटी की तरह हम मेंटली हम लोग सोचते हैं चीज़ों को। ऐसे नहीं है कि हम मेंटली थिंक कर रहे हैं तो हम उसको एक हवा में देख लेते हैं कि यहाँ से वहाँ हम पहुँच गए डायरेक्टली। हम प्रॉपर रूट लेके जाते हैं, प्रॉपर तरीके से फील करते हैं उन चीज़ों को। तो ये हो जाती है इमेजेस। फिर आगे इसके पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।